हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ विशाखा क्लासेस। और आज का मैं लेक्चर लेके आई हूँ फिर से एमकॉम पार्ट 1 का। जैसे मैंने आपको सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं अभी आप सभी को मेरे नोट्स, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स वो मैं आपको देने वाली हूँ। और इसमें जो नोट्स मैं बनाई हूँ वो स्पेशली आपके जो सम्स के रिलेटिव जो नोट्स है ना, लेसन्स जितने भी होंगे उनके ये लेसन्स के मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनाया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे आप पे जाके क्लिक कर देना कि जब भी मेरे न्यू लेक्चर्स आपको फटाक से सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं इसमें बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ। और एंड में आपको बताऊंगी कि आपको और एमसीक्यूज कहाँ पे मिल सकते हैं। अभी हम एक और वेबसाइट पे हमारा काम कर रहे हैं, तो आपको वो वेबसाइट पे भी आपको हमारे नोट्स वहाँ पे जाके आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैं लेक्चर यहाँ पे ले रही हूँ, जिसमें आपने देखा था अलग अलग हम कंपनी के बारे में मैंने बताया था। अभी आप देख सकते हो मैंने जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी है वहाँ वहाँ मैंने कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मैंने लिख दिया है। जैसे देखिए होल्डिंग कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 लिख दिया, और फॉरेन करेंसी कन्वर्सेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, क्योंकि मेरे को ये ज़रूरत था इसलिए मैंने लिख दिया, मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो आप भी क्या कर सकते हो, इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नीचे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया कि इसका फुल फॉर्म क्या होते हैं। और ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग फॉर द टैक्स ऑन इनकम। ये जो कुछ इंपॉर्टेंस थे वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब आ जाते हैं हम होल्डिंग कंपनी में। अब होल्डिंग कंपनी होता है क्या है, कैसे करना है वो मैं बताती हूँ, और किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दी हूँ। हमें यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है ऑफ फर्स्ट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडी सेकेंड लिमिटेड। फर्स्ट लिमिटेड मतलब जो कंपनी जिसने होल्ड किया है। जैसे हमने पार्ट 1 में सीखा था रिलायंस, रिलायंस क्या कर रही है, दूसरी कंपनी को होल्ड कर रही है। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन आ गया, रिलायंस। किसको कर रही है उसका नाम यहाँ पे आएगा। जैसे हमने वो वाले एग्जाम पढ़ने के टाइम एग्जाम्पल लिया था ना बी का, यहाँ पे हम लिख देते हैं बी। अब जहाँ जहाँ मैं 1 लिखूंगी वहाँ पे सिर्फ 1 की ही एंट्री होगी, जहाँ मैं 2 लिखूंगी वहाँ पे सिर्फ 2 की एंट्री होगी, जहाँ पे मैंने 1+2 लिखा रहेगा वहाँ पे दोनों को ऐड करके हमें लिखना रहेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। सेम बनाना है आपको, लायबिलिटी एंड एसेट्स बनाना है। सन्ड्री कैपिटल में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दोगे, लेकिन किसका लिखना है, फर्स्ट कंपनी का। फिर रिजर्व में सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बनेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसका नीचे एक्सप्लिसिट साइड से दिया रहेगा ये इंटरेस्ट नॉर्मली आपको मिल जाएगा उसमें। सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, करंट लायबिलिटी में किसका नाम दिया, क्रेडिटर। अगर ध्यान दिया यहाँ पे मैंने 1 लिखा है जिसमें शेयर कैपिटल लिखा है और उसके अंदर ये सब गए हुए हैं, बराबर। फिर सेकेंड लिखा करंट लायबिलिटी जिसमें कौन आया, क्रेडिटर। क्रेडिटर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1+2, 1 का जितना भी होगा प्लस 2 का जितना होगा दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। सेकेंड यहाँ पे क्या किससे माइनस करना है, म्यूचुअल ड्यू, जो भी म्यूचुअल ड्यू रहेगा वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। और इसको एक और कॉलम बनाना था, मैं भूल गई, एक और कॉलम बनेगा, बाहर के कॉलम में हम लिख देंगे और इसको यहाँ पे टोटल कर देंगे। असेट्स, असेट में फिक्स एसेट दोनों को आएगा, 1+2 दोनों को लिखना है। इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट है, करंट असेट 1+2 दोनों का है, अदर असेट्स 1+2 दोनों का है, माइनस अनरिलीजेबल प्रोजेक्ट जो भी रहेगा वो माइनस कर देना है। डेटर्स दोनों का ही आएगा, जिसमें से माइनस म्यूचुअल ड्यू को माइनस कर देना है, और फिर कैश एंड बैंक अकाउंट दोनों का ही आएगा। इस तरीके से आपको ये सम करना है। अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो कैसे फाइंड करने का रहता है। रेशियो 2 में डिवाइड होता है, एक एक्विट शेयर्स एंड लेफ्ट शेयर। समझो यहाँ पे मेरे पास 5 शेयर्स है, तो 5 शेयर्स मुझे देखना पड़ेगा इस जो होल्डिंग कंपनी वो कितना ले रही है, जो दूसरी वाली जो शेयर्स है वो कितना ले रही है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे रेशियो में डिवाइड करना। इस रेशियो में जब डिवाइड करेंगे उससे हिसाब से आगे के सम्स फॉलो होते हैं।
कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, क्या करोगे आप सबसे पहले जर्नल, जैसे जनरल रिजर्व लिखा, किसका लिखना है, सेकेंड का। प्रॉफिट एंड लॉस किसका लिखना है, सेकेंड का। प्रॉफिट ऑफ द ईयर परसेंटेज भी सेकेंड का लिखोगे, लेकिन दोनों साइड डालोगे, बराबर अमाउंट में डाल देना है। दोनों का यहाँ पे टोटल करोगे, इसका टोटल करने पे तुम्हें ए का रेशो जो मिलेगा उसके हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, सेम इसको भी बी का रेशियो जो भी मिला रहेगा वो इन दोनों के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर दो, मतलब फर्स्ट का रेशियो और सेकेंड का रेशियो, लेकिन सीपी पे भी करना है और आरपी पे में। सीपी का मतलब होता है कैपिटल प्रॉफिट और आरपी का मैंने यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू प्रॉफिट। अब आता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ गुडविल कैपिटल एंड द रिजर्व। इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ सेकेंड लिमिटेड, सेकेंड लिमिटेड का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो हम लिख देंगे आउटर कॉलम पे। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन द फर्स्ट लिमिटेड, फर्स्ट वैल्यू का जो भी फेस वैल्यू रहेगा वो हम इनर कॉलम लिख देंगे। कैपिटल प्रॉफिट फर्स्ट का जो रहेगा सीपी, सीपी हमें यहाँ पे मिला था ना अभी, सीपी का फर्स्ट का रेशियो जो मिला ये वाला अमाउंट, वो वाला अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे और उसको यहाँ पे इन दोनों को पहले प्लस करना है और इन्वेस्ट में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे और हमें क्या मिल जाएगा, गुडविल। अब आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सेकेंड का शेयर मार्केट लिखोगे, कैपिटल प्रॉफिट सेकेंड का लिखोगे और रेवेन्यू प्रॉफिट आरपी बी का सेकेंड, बी का सेकेंड, बी का सेकेंड मतलब ये बी है, इसका सेकेंड मतलब इधर वाला जो पार्ट है ना आरपी, बी लिखा मैंने, सेकेंड भी लिखा है और आरपी लिखा है, ये इधर का वैल्यू हमें क्या करना है, लिखना है। तीनों को टोटल कर देंगे और हमें यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग। प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट लिमिटेड फॉर द ट्राई बैलेंस में से जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा वो लिख देंगे और फिर ऐड कर देंगे रेवेन्यू प्रॉफिट जो हमें अभी ऊपर मिला था। अब टाइम रेशियो, टाइम रेशियो कैसे डिवाइड करते हैं, जो भी पी पीरियड के हिसाब से दिया रहेगा कितना कब कंपनी ले रही है, मतलब जैसे समझो अभी हम अंदाज लगाते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर है और नवंबर महीने में रिलायंस ने आके उनको ले लिया, तो ले लिया तो मतलब क्या ऐसे तो नहीं दे सकते, तो जनवरी से लेके 1 नवंबर मतलब अक्टूबर 30 तक हमें काउंट करना है। तो काउंट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने आए, 7 महीने, तो ऊपर कितना आ गया, 7 महीने प्री पीरियड। उसके बाद कितने बच गए हमारे लिए, 8, 9, 10, 11, 12, 5 क्या हो गए हमारे पोस्ट पीरियड। If additional information if will be given about debtors and the bill receiver or the creditor or the bill payer, so less than from all three of them, क्या कर देगा, तीनों को एक दूसरे से माइनस कर देना है। अब आते हैं हम बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी लिखा है कि बैंकिंग कंपनी होता है क्या है, कि एक कमिश्नर इंस्टीट्यूट होता है, जैसे मैंने बताया था उस दिन भी आपको कि जो भी हम पैसा कलेक्ट करते हैं या पैसा विड्रॉ या डिपॉजिट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। स्टैट्यूटरी इफ नथिंग गिवन देन टेक द 20, और कुछ नहीं दिया रहेगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना लेना है हमें, तो 20% ले लेंगे। कैश रिजर्व कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम कितना लेंगे, 3%। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, कैपिटल लायबिलिटीज आएगी, कैपिटल रिजर्व डिपॉजिट बोरोइंग अदर लायबिलिटीज, उसका 1 2 3 4 5 टोटल कर देंगे। सेम असेट्स का भी आपको ये याद करना जरूरी है, बी का टोटल पूरा कर देंगे, इसमें फिर कंटीजेंट लायबिलिटी यहाँ पे अलग से लिखेंगे, सबका फिर बिल ऑफ कलेक्शन यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में। तो हमारा जो ए का टोटल और बी का टोटल दोनों क्या आना चाहिए, सेम। उसके बाद फिर हम ये दो चीज़ अलग से ऐड करते हैं यहाँ पे, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड बिल फॉर कलेक्शन। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, अमाउंट लिखोगे, अगर पहले का प्रॉफिट या बाद का प्रॉफिट दोनों हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है अगर दिया रहेगा एग्जाम में तो। इनकम इंटरेस्ट अर्न लिखोगे, अदर इनकम्स लिखोगे, दोनों को टोटल करोगे। एक्सपेंडिचर लिखोगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे, फर्स्ट एंड सेकंड को माइनस कर दे, मतलब इसका फर्स्ट का जो टोटल, सेकंड का टोटल और यहाँ पे क्या कर दोगे इसको माइनस। प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड ए का जो ब्रॉडेड किया रहेगा ना वो तुम यहाँ पे लिख दोगे, फिर इन दोनों को यहाँ पे ऐड करके ख़त्म कर दोगे।
फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेटिलाइज जो हमने अभी देखा ना, परसेंटेज कितना परसेंटेज क्या डालना वो यहाँ पे डालते हैं। अदर रिजर्व्स, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट डिविडेंड्स। फिर यहाँ पे जो बच जाएगा उसके बाद हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट। और यहाँ पे देखो इट विल गो टू रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे जो भी बैलेंस शीट हमारा जो बैलेंस फिगरिंग बचेगा ना, उसको हम कहाँ डालते हैं, ये वाला बैलेंस शीट एज इट विल बी गोइंग टू रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने कहाँ लिखा था, इधर, यहाँ पे हम डाल देंगे। अब ये देखिए, ये सेम मैंने वैसे ही फॉर्मेट बनाया हुआ है। और इसको याद कैसे करना है, CRDBO, C फॉर कैपिटल, R फॉर रिजर्व, D फॉर डिपॉजिट, B फॉर बोरिंग, O फॉर अदर लाइबिलिटीज। सेम इसका भी मैंने बताया, C फॉर कैश, R फॉर रिजर्व, B फॉर बैलेंस, M फॉर मनी, I फॉर इन्वेस्ट, A फॉर एडवांस फी, F फॉर असेट्स, O फॉर अदर असेट्स। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। अब कैपिटल में क्या क्या आता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके टेक्स्ट बुक से ही मैंने लिया हुआ है, मैंने मेरे नोट्स में अटैच कर दिया है पीछे की साइड में। फिर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, डिपॉजिट दिया है, बोरोइंग दिया है, अदर लाइबिलिटीज, कैश एंड बैलेंस, बाद में बैलेंस विद द बैंक एट कॉल, इन्वेस्टमेंट, एडवांस। ये आपको बनाना पड़ेगा अगर एग्जाम्स में सम्स थोड़ा बहुत भी दिए तो। फिर यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वही सेम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। जैसे यहाँ पे देखें तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, टू परचेज माइनस रिटर्न, टू कैरेज इनवर्ड एंड द ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें वही एंट्री आती है जो फैक्ट्री से रिलेटिव होती है, लेकिन अभी फैक्ट्री तो है नहीं, अभी ऑपरेटिव सोसाइटी से। सोसाइटी में सिर्फ क्या होगा, परचेज रिटर्न, सेल्स, कैरेज इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक एंड द क्लोजिंग स्टॉक। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। सॉरी फॉर इट। फिर यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्टेड पेड, जो भी हमारे ऑफिस से रिलेटिव जो भी रहेंगे वो सब एंट्रीज यहाँ पे हो जाएगी। फिर से बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट हमने अभी सीखा था ना, कैपिटल, शेयर कैपिटल, साथ में फिर रिजर्व फंड्स एंड अदर, लेकिन उसके अंदर आपको ये सब डालना पड़ेगा। इसमें से जो नहीं रहेगा लिखना जरूरी है, नहीं रहेगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्लैंक कर छोड़ देंगे। जो अमाउंट रहेगी वही अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है। फिर आता है फॉरेन करेंसी कन्वर्सन। ये फॉरेन करेंसी को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स एसेट हुआ तो कैसे करने का है, रिडीम्ड एसेट्स का, गुडविल रिसीव फ्रॉम द एचओ से क्या हुआ, द नॉमिनल अकाउंट हुआ तो क्या करने का, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट हुआ तो क्या करोगे। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट हुआ, जो भी फिक्स एसेट पे जितना हमने लगाया है अमाउंट की, $1 का प्राइस कितना होता है, वही सेम हमें इस पे भी इसको लगाने का रहेगा, डेप्रिसिएशन पे भी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मतलब एज पर द डेट। ओपनिंग स्टॉक अगर 1 अप्रैल का जो अमाउंट रहेगा वो, क्लोजिंग स्टॉक पे जो एंडिंग ऑफ अमाउंट रहेगा वो, उसके हिसाब से। अब बनाना कैसा ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। सेम यहाँ पे पार्टिसिपेंट करेंसी रेट एंड रुपीस में लिख दिया। इसमें जो भी एक्सचेंज डिफरेंट बाई डेबिट एंड क्रेडिट को माइनस कर देंगे, वो क्या देगा हमारा एक्सचेंज डिफरेंट, ठीक है। और उसके बाद हमें ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट्स बनाने का किसके अमाउंट के हिसाब से, हमारे इंडियन डॉलर या जो हम मेन करेंसी है जो हमारी, मतलब जिस जो कंट्री रहेगी होल्डिंग कंपनी या हेड ऑफिस रहेगी उनके करेंसी के हिसाब से हमें यहाँ पे बनाना रहेगा। फिर आते हैं हम वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड द बिजनेस पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा कैंसिल कर दिया, ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना उसमें। इट ऑफ इफ द ऑल द शेयर्स आर फुल्ली पेड, अगर फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स हुए तो क्या करोगे, जितने भी हमारे इक्विटी शेयर्स की अमाउंट रहेगी उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर दोगे। वाइल वैल्यू ऑफ बेसिस अ फाइंड आउट द FMP same as a goodwill valuation, add the bank interest on the non-trading investment minus the first transaction to reserve equity under law, second preference dividend, इन दोनों को यहाँ पे एडेड कर दोगे, फिर क्या कर दोगे यहाँ पे माइनस कर देना है हमें। और ऐसे इसको ये वाले अमाउंट से इसको माइनस करने पे हमें मिल जाएगा एबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स।
ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कहाँ पे है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या है। एग्जाम में आ सकता है कि आपको व्हाट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ 26, तो 26 क्या है हमारा इनटेंजिबल एसेट। व्हाट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ 10, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या है, तो क्या लिखोगे फिक्स एसेट। व्हाट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग फॉर द टैक्स ऑन इनकम, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो क्या लिखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड द शेयर्स का देखेंगे। सिंपल एवरेज दिया है टोटल प्रॉफिट अपॉन द नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का प्रॉफिटेड रहेगा 5 साल 6 साल वो लेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट टोटल वेटेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट का टोटल करेंगे, फिर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट से हम डिवाइड कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, गुडविल मेथड ही होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हम यूज़ करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो भी हमें एवरेज प्रॉफिट अभी मिला ना उसको मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन्युटी ऑफ एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज एडजस्ट एन्युटी वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल असेट्स। जो भी हमें एवरेज एडजस्टमेंट वैल्यू एन्युटी मिलेगा उसमें से नेट टेंजिबल असेट जितने भी रहेंगे, टेंजिबल असेट मतलब जो दिखने वाले, जैसे फैक्ट्री क्या बोलते हैं अपना प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, ये सब को ऐड करके माइनस कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, गुडविल मिल जाएगा। सुपर प्रॉफिट, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एफएमपी मिलेगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर दोगे माइनस। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, NRR अपॉन 100 इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। फिर आता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। अभी अगर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए NRR चाहिए, NRR भी चाहिए ना। डिविडेंड पर शेयर इन द सिंपल कंपनीज मार्केट वैल्यू पर शेयर इंटू 100, इस तरीके से करना है। फिर दिया यहाँ पे रेट ऑफ एफएमपी इज इक्वल टू एफएमपी अपॉन द पेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू 100। वाइल वैल्यू क्या हो गया, रेट ऑफ एफएमपी अपॉन NRR इंटू पेड अप पर शेयर, और ऑपरेटिव वैल्यू ऑफ एफएमपी इज इक्वल टू एफएमपी अपॉन NRR इंटू 100 भी। इस तरीके से भी आप ये सम्स कर सकते हो। अब कैसे होगा यहाँ पे फेयर वैल्यू कैसे होगा, IV माइनस YV अपॉन 2 और नेट एसेट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर्स अपॉन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आता है इसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय जैसे अभी अभी हमें चाहिए था ना कि कैपिटल एम्प्लॉय कहाँ से आएगा। कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब ही होता है कि ओपनिंग स्टॉक जो भी दिया रहेगा उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दो और फिर डिवाइड बाय 2 कर दो। कभी ऐसा भी हो कि एक दिया है दूसरा नहीं दिया, जो दिया रहेगा उसमें से 1/3 ऑफ प्रॉफिट एम्प्लॉय को प्रॉफिट अर्निंग को प्लस कर दो, हो जाएगा सम। और क्लोजिंग कैपिटल रहेगा तो उसमें से माइनस कर दो प्रॉफिट अर्निंग को, हो गया। नंबर ऑफ ईयर परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई कर दो। एनईटी दिया है तो डिफरेंस टू एनईटी टेबल से सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे तुम्हें मिल गया गुडविल। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू 100 अपॉन NRR इंटू सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP फॉलोइंग अदर स्टेप विल बी टेकन डिसीजन टू वैल्यू ऑफ द गुडविल। क्या करोगे, सबसे पहले FMP फाइंड करोगे, फिर वर्क ऑन कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ FMP, ये रहा यहाँ पे। फिर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वल टू 100 अपॉन NRR इंटू FMP कर दोगे। डिसीजन नेट टेंजिबल ट्रेडिंग असेट विच आर इक्वल टू टोटल डिवाइडेड नेट असेट ट्रेडिंग असेट्स विच आर इक्वल टू टोटल टेंजिबल ट्रेडिंग असेट माइनस लायबिलिटी पेबल टू आउटसाइडर। टोटल असेट्स में से हम अगर लायबिलिटीज को निकाल देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टेंजिबल ट्रेडिंग असेट आ जाएगा। फाइंड आउट द गुडविल विच इज गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ FMP माइनस नेट असेट ट्रेडिंग असेट एज पर द स्टेप। ये रहा हमारा स्टेप अभी हमने फाइंड किया था, और ये FMP हम यहाँ पे फाइंड करते हैं सेकंड से, उसे ही करना है। अब ये देखिए, गुडविल रिफर्स टू अस कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ FMP। देखो क्या दिया है, रेफर एज गिवन, जो भी अमाउंट हमें दे रहेगा उस सबका लिख दोगे, प्लस नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंस एंड अब नॉर्मल एक्सपेंस जिसका जिसका दिया रहेगा उसको यहाँ पे ऐड कर दोगे। फिर मिल जाएगा, माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिव इनकम, जो भी नॉन ऑपरेटिव इनकम रहेगा उसको माइनस कर दोगे, माइनस करने पे एक अमाउंट मिल जाएगा।
इन सबको ऐड कर दोगे, फिर क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दो, ऐड करके मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर प्लस कर दोगे फ्यूचर इनकम जो भी मिला रहेगा प्लस कर दोगे, माइनस फ्यूचर एक्सपेंस को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको हम बोलते हैं NPBT, बराबर। फिर टैक्स को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, टैक्स को माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा तुम्हें, NPAT, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या एवरेज प्रॉफिट या FMP। अब कैलकुलेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, जितने भी टोटल एसेट है रिसीव्ड वैल्यू एक्सक्लूड, मतलब जिसको किसको नहीं लेना तुम्हें, गुडविल, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, असेट, फिक्स, इन सबको छोड़ के यहाँ पे लिख दोगे। लेट द आउटसाइड ऑफ, इन सबको लेना है, सॉरी इन सबको हम लेना है यहाँ पे, और ओल्ड गुडविल को लेना है, न्यू गुडविल को नहीं लेंगे। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को क्या क्या लोगे, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इन सबको यहाँ पे लिख के माइनस करके तुम्हें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे फिर इंश्योरेंस के 1938 का एक्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 सब लिखा कि प्रीमियम होता है, सेकेंड कमीशन होता है, फोर्थ हमारा बेनिफिट पीरियड हो गया, फिफ्थ हमारा शेयर कैपिटल हो गया, सिक्स हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हो गया है, फिर 8 हमारा असेट हेल्ड टू कवर लिक्विड लायबिलिटी हो गया है, 10 हमारा फिक्स असेट हो गया, 11 के लिए कैश एंड बैंक बैलेंस होता है। अगर यहाँ पे जैसे मिसलेनियस एक्सपेंस 100 इज द 100 इन द मैरिन कर क्या बोलते बोर्ड या कहाँ पे अगर तुमने इंश्योरेंस कराया होगा तो उसका मिसलेनियस एक्सपेंस कितना होगा, 100%। रिस्क 50% टू द फायर इंश्योरेंस, रिस्क कितना है फायर इंश्योरेंस में से 50%। लेसन का यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है, जो लेसन्स के वो मैंने यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस बता दिया एज पर द सम के हिसाब से। थेरीज के लिए तो आपको एक दो बार लेसन्स को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, नहीं अगर आपको रीड करना, एक बार तो रीड जरूर कर लेना, उसके बाद या उसके पहले भी आप मेरा, इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, नहीं तो इसके बाद में आपको वो लेक्चर का भी लिंक यहाँ पर दे दूँगी, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है। अब आपकी मेन चीज़ है कि आपको ये MCQs कहाँ मिलेंगे, तो आपको MCQ के क्या करना पड़ेगा, मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, और इस पर थोड़ा सा भी इशू आया हुआ है वेबसाइट पे कि तो आज के लिए, कल तक ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं एक और वेबसाइट का लिंक डाल दूँगी, E-ज्ञान नाम की एक वेबसाइट है, वो भी अच्छी है, उस पर भी आपको ये सभी MCQs हो गए या फिर लेक्चर्स हो गए, यहाँ तक कि ये PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि PDF ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये मेरे हैंड रिटन PDF है, मैंने खुद लिखे हुए मेरे PDF है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ये मैंने मेनली बहुत इधर 2-3 जगह पे सर्चिंग मार के खुद मैंने निकाले भी हुए हैं, यहाँ तक कि हमने इसमें जो लेसन्स हो गए हमारे पढ़ के वो भी लेसन्स आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको कल एक ही काम करना है, अभी बस फटाफट मेरे चैनल को जाके आपको सब्सक्राइब कर देना है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को, और अच्छा लगा है नहीं, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करो, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं और भी MCQs PDF और आपको एक यूट्यूब के चैनल्स के जो है मेन है जहाँ पे आपको MCQs के कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक में डाल दूँगी, तो आप वो भी यूट्यूब चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हो, उस पर भी आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और ऑल द बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट, बाय एंड टेक केयर एंड स्टे होम।